Hello everyone, my name is Jatin and today we will do chapter 6th of class 11th microeconomics concept of cost. इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर नंबर 5th करके आओ, उसके बाद ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना। उस चैप्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एज अ फर्म सोचना है, ठीक है, कि आप एक फर्म के मालिक हो और आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जितनी भी आपकी लागत लगी, कॉस्ट लगी, उसी को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखता हूँ और क्लियर होगा आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज द सम मतलब टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर on the purchase of inputs मतलब जो आपने अपनी फर्म में लगाए हैं एज अ रॉ मटेरियल हो गए या सैलरी हो गई वर्कर्स की, ठीक है। उन सबको हम क्या कहते हैं? इनपुट्स कहते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो जो चीज़ें लगती हैं उनको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट्स एंड दी इम्प्यूटेड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स supplied by the firm itself, ठीक है। इम्प्यूटेड मतलब होता है जो आपने बाहर से आउटसोर्स नहीं किया है, आपने खुद से अपना पैसा लगाया, ठीक है। ये अपना पैसा है, ठीक है। मान लो आपने अपनी बिल्डिंग यूज़ कर ली, जहाँ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ आपका गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ वो आपके बिल्डिंग में ही हो रहा है, आपने किसी को रेंट नहीं देना, ठीक है। तो वो इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गई, मतलब वो आपकी पर्सनल कॉस्ट है जो आपने लगाई है अपने बिजनेस में, उसी को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो भी ऐड करोगे ना, क्योंकि इन अ वे वो तो आपका खर्चा ही है ना, ओके, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, सम ऑफ explicit and implicit cost of a firm is total cost, ठीक है। लेकिन इससे के लिए आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज़ इम्प्लिसिट। सुनो, अब देखो, एक्सप्लिसिट मतलब वो होता है जहाँ आपने बाहर से हायर किए हुए हैं आपने इनपुट्स। एक्सप्लिसिट मतलब होता है, सुनो, जैसे मैंने मान लो मेरे को अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने 2 वर्कर हायर कर लिए, प्लीज़ इग्नोर द साउंड। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने 4-5 वर्कर हायर कर लिए, ठीक है। जब वो 4-5 वर्कर हायर किए तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा उन वर्कर के पास जाएगा ना, मेरी जेब से, ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सुनो, हो सकता है कोई अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कुछ इनपुट्स, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज़ करूँगा, ठीक है। उन रॉ मटेरियल्स को ख़रीद के लाया मैं और वहाँ भी पैसा पे किया होगा, तो वो भी मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, ठीक है। जो चीज़ें मैं बाहर से ला रहा हूँ और उसके लिए मैं पैसा पे कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है वही पर्सनल कॉस्ट। हो सकता है कि मैं अपनी बिल्डिंग में उस गुड का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, करते हैं ना, अंडरग्राउंड अपनी बिल्डिंग होती है उनकी, ठीक है, और वहाँ पे वो अपना गुड का प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ उसके लिए मैं किसी को रेंट नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल खर्चा है। हो सकता है मैं कुछ मशीन या टूल्स अपने घर से ले आया हूँ, ठीक है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। वो मशीन और टूल मैंने बाहर से नहीं खरीदे, ठीक है, उसको मैं अपने घर से लाया हूँ, ठीक है। वो अपने में कॉस्ट उसमें लगा रहा हूँ अपने प्रोडक्शन में, तो वो भी मेरा क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट। यही अगर मैं दूसरे की बिल्डिंग में प्रोड्यूस कर रहा होता अपना प्रोडक्ट, तो वो क्या अपनी बिल्डिंग फ्री में दे देता? नहीं, मुझे उसको रेंट देना पड़ता, तो वो एक्सप्लिसिट हो जाता, ठीक है। समझ गए आप डिफरेंस? तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एक्चुअल money spent by a firm on buying and hiring of factor
फैक्टर इनपुट्स मतलब वर्कर, एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स is called explicit cost, explicit cost. एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया, सैलरी पेड टू वर्कर्स, सैलरी या वेजेस, वैसे तो वेजेस लिखते हैं, सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वेजेस बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में जब कोई वर्कर्स पैसा लेता है तो उसको हम वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो वेजेस पेड टू वर्कर्स, ठीक है। या अगर मान लो मैं किसी और की बिल्डिंग में प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपना, तो रेंट दूंगा मैं उसको, ठीक है, रेंट पेड, ठीक है। और क्या हो सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो पैसा मेरा रॉ मटेरियल खरीदने में लगा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो मैं स्टील बनाता हूँ तो आयरन मुझे इंपोर्ट करना, मतलब आयरन मुझे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना बाहर से, आयरन ओर को मैं लेके आऊँगा, फिर उससे स्टील बनाऊँगा, तो आयरन ओर जब मैं लेके आऊँगा तो पैसा दिया होगा मैंने, रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सब क्या हो गए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट पे चलते हैं। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मैंने खुद से लगाया है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कि इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इटसेल्फ, इट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स supplied by the owner of the firm himself या herself. For example, the owner may utilize his or her building, utilize his or her building for production, ये उसकी कॉस्ट है भाई, क्योंकि मान लो अपना प्रोडक्शन ना करके वो अपनी बिल्डिंग को किसी को रेंट पे भी तो सेक सकता था, तो वहाँ उससे पैसा आता ना, लेकिन अब वो पैसा नहीं आ रहा, तो वो एज अ कॉस्ट नहीं हो गई उसकी, उसका नुकसान ही हुआ ना, इन अ इनडायरेक्ट वे उसका नुकसान ही हुआ, तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। वो रेंट अपने आप को देगा, तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है ना उसमें उसकी ऐड कर देगा वो, ठीक है, वो पैसा उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, इसीलिए वो टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम तो इन अ वे मैं लिखता हूँ, देखो ई सी इज इक्वल टू ई सी प्लस आई सी, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दोनों का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में भी आपको देनी पड़ती है। मान लो मैंने अभी तक कोई प्रोडक्शन नहीं करा है, और मान लो मैं किसी और के बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, मान के चलो मैं और किसी की बिल्डिंग में अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अभी तक कोई प्रोडक्शन नहीं करा है, स्टार्ट ही किया आज काम, लेकिन मान लो 1 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ऐसा मानो 1 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या 1 महीने का रेंट नहीं लेगा वो मुझसे, वो लेगा मुझसे 1 महीने का रेंट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने प्रोड्यूस करा नहीं करा, ठीक है, वो मेरी फैक्टर इनपुट्स में इंक्लूड नहीं होगा, वो पैसा ऐसा है जो चाहे मैं प्रोड्यूस करूँ ना करूँ वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रेंट। रेंट तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, विच डू नॉट चेंज, अभी और अच्छे से समझाता हूँ, विद the level of output, it has to be paid at zero level of production, चाहे प्रोड्यूस करूँ ना करूँ रेंट तो जाएगा, चाहे प्रोड्यूस करूँ ना करूँ टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स को छोड़ो, रेंट को एग्जांपल लो, एग्जांपल रेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अब होता है एक चीज़ और, वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी पैसा लगता है, सैलरीज पेड टू वर्कर्स, वो क्योंकि वो वर्कर ही तो मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब वो वर्कर मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको सैलरी लेंगे वो, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ वो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में वो कॉस्ट लग रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने में भी कॉस्ट कोई नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये होता है विच, these are the cost which changes with the level of output, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट और लगेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि
सैलरी लेंगे वर्कर्स, वेजेस टू वर्कर्स एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। उतना ज़्यादा मुझे रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा ना, सामान रखना पड़ेगा दुकान में, जितना ज़्यादा मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, डो नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन देना ही देना है, चाहे आपका प्रोडक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। ये यहाँ लिखोगे चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर ये इस पे लिखोगे शुड बी पेड इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करा भी ना हो तब भी देना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे नो कॉस्ट इन दी ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इन दी ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका टेबल मैं आपको बताता हूँ, टेबल बनाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितनी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा 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 लिखते हैं, 9 तक लेके जाता हूँ मैं इसको ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से समझो चीज़ों को, यहाँ आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो देनी देनी है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देना ही देना है एट दी ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना मानोगे, मान लो कितना रेंट दोगे, 10 रुपये ले लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी कि आपको 10 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। 0 से स्टार्ट करना था यार, शिट यार, शिट शिट। एक सेकेंड रुको, बस 2 मिनट दो मुझे, को 0 कर लो यार ऊपर, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी तो मुझे देना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ़ यूनिट्स और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ओके, देखो 10 10 10 ये फिक्स रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन को बनाने के लिए लग रही है, ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है उसको बनाने के लिए लग रही है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और समझो, एक चीज़ होती है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। इट इज़ द, आपको मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस सब से कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, दोबारा सुनो, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है ना, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट। मान लो मेरा अभी तक का खर्चा 5 रुपये हुआ है, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, अगर मेरा खर्चा वहाँ पे 7 रुपये हो गया, तो एडिशनल कॉस्ट कितना लगा मेरा, 2 रुपये लगा ना, 5 से 7 हुआ, तो एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मेरी एडिशनल कॉस्ट क्या लगी, 2 रुपये लगी, ठीक है। सो इट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, समझ गए। अब मैं इसको मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक। अब मेरी बात और सुनो, एक चीज़ और सुनो, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ना फर्म में, स्टार्टिंग में डिक्लाइन होता है, स्टार्टिंग में ये डिक्लाइन होता है। क्यों? अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है ढंग से, डिक्लाइन होता है। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के फर्स्ट फेज़ में, चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन में फर्स्ट फेज़ में आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होते हैं? क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन होता है वर्कर्स के बीच, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, जो भी आपका फिक्स्ड फैक्टर है, बिल्डिंग है, वहाँ पे क्राउड नहीं होता इतना ज़्यादा, तो अच्छे से काम होता है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में जो आपका काम है वो बहुत स्मूथली चलता है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देता है, सबको पता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देता है, इसका मतलब क्या है? आपका प्रोडक्शन इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट जो है, पर यूनिट कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है, वो कम हो रही है।
आपका खर्चा कम लगेगा ना स्टार्टिंग में, क्योंकि वर्कर्स फाइट नहीं करेंगे, स्मूथली काम होगा, तो एक अच्छा ऑपरेशन होगा प्रोडक्शन में, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम करेंगे वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका कॉस्ट इसलिए कम होता है ड्यू टू दी इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्शन इज राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो मैं लिख रहा हूँ यही चीज़ें को, MC MC will fall due to fuller utilization of fixed factor। फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो बिल्डिंग है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, बिल्डिंग बड़ी नहीं हो रही, फिक्स्ड फैक्टर उसका ही फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में MC फॉल होगा, फर्स्ट फेज में आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम लगेगी, ठीक है, ड्यू टू दी बेटर कोऑर्डिनेशन। लेकिन जैसे जैसे उसमें आपके वर्कर बढ़ेंगे, आपका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके वर्कर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, जब वर्कर ज़्यादा बढ़ेंगे तो मान लो बिल्डिंग उतनी है, पहले जितनी थी उतनी है, पहले 5 वर्कर थे, अच्छे से काम हो रहा था, लेकिन उसी बिल्डिंग में अब मान लो 100 वर्कर हो गए, और जैसे ही 100 वर्कर हो गए तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स देने पड़ जाएगा, ठीक है, देने लग जाएगा, ओके। तो यहाँ लिखोगे आप सेकेंड फेज, इन द सेकेंड फेज आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट, आफ्टर अ सर्टेन आउटपुट योर प्रोडक्शन विल इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, याद है ना, प्रोडक्शन विल इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, so MC will rise, ये होगा आपका सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जिस आउटपुट के बाद हमारी MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ने लग जाएगी? क्योंकि ड्यू टू द पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ दी फैक्टर्स, जो फैक्टर उसमें लगे हुए हैं प्रोडक्शन में, उसमें के पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से उसका मार्जिनल कॉस्ट राइज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो बढ़ा ही नहीं। अगर मान लो वो बिल्डिंग को मैं बड़ा कर देता, बिल्डिंग का साइज़ बढ़ा देता, तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता, लेकिन बिल्डिंग का साइज़ उतना ही है जितना पहले था, ठीक है, उसमें क्राउड ज़्यादा हो गया, तो पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, फंक्शन स्मूथ नहीं होगा, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि एडिशनल खर्चा होगा। मान लो वर्कर में डिस्प्यूट होने लग गया, उन्होंने प्रोड्यूस नहीं करा, तो उस दिन का खर्चा एडिशनल तो करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का तो करना ही पड़ेगा, तो आपकी MC धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसी को तो हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? जहाँ मैं बिल्डिंग का साइज़ ही बड़ा कर देता है, लेकिन हम वो पढ़ते नहीं है। रिटर्न्स टू फैक्टर करते हैं ताकि एक फिक्स्ड फैक्टर रहे हमारे पास। ये देखो फिक्स्ड फैक्टर, ये फिक्स्ड कॉस्ट रहे हमारे पास, ठीक है। जब 10 रुपये रेंट था तो 10 ही रुपये है, मतलब बिल्डिंग का साइज़ वही है, ओके। तो आपको ये मोटा मोटा ये बात समझ में आ गई कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो स्टार्टिंग में कम होगा, उसके बाद वो मार्जिनल कॉस्ट एट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। दोनों का रीज़न मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट की ही। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जीरो लेवल प्रोडक्शन पे तो कोई नहीं होगा, ठीक है, कुछ कॉस्ट नहीं है, एडिशनल कॉस्ट नहीं है ना, अभी तो जीरो से जब आगे जाओगे तब बढ़ेगी ना एडिशनल कॉस्ट। मान लो पहली एडिशनल कॉस्ट आपकी 10 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट आपने बनाई 10 रुपये में, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये तो देनी है, अलग है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपने एडिशनल जो खर्चा किया है वो 10 रुपये का वो आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी वही लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने 10 ही रुपये तो दिए, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट में आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज़ ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, आपका बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये हो गई मान लो 9, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हो गई आपकी 9, ठीक है। और टोटल कॉस्ट के, ये सिर्फ दूसरी यूनिट की कॉस्ट है, ये है दूसरी यूनिट की कॉस्ट, सिर्फ दूसरी यूनिट की कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 + 9 19 रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट तक की कॉस्ट, ये 2 टोटल यूनिट तक की कॉस्ट है, ठीक है। 19 रुपये लगे हैं आपके 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में, और जब 9 रुपये कब कहूँगा कि दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे 19 रुपये लगे हैं। समझ गए? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फिर दोबारा इंक्रीजिंग फेज़ है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, 8 हो गई, मान लो मार्जिनल कॉस्ट हो गई आपकी 8 थर्ड यूनिट में, तीसरी यूनिट के लिए। और कोई बात पूछे कि तीसरी यूनिट तक टोटल कॉस्ट कितनी लगी, तो 19 + 8 27। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ो।
फिर दोबारा अभी भी मान के चलो कि अभी भी हमारा इंक्रीजिंग फेस चल रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन है वर्कर के बीच, 6 रुपये होगी, 6 रुपये होगी, ठीक है, 6 रुपये होगी चौथी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कम हो रहा है ना आईएमसी, क्योंकि इंक्रीजिंग फेस चल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन पड़ा है ना, इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट, वो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब, 33, ठीक है, 27 + 6 33। अब मान लो चौथी यूनिट तक ही था जो था, उसके बाद डिस्प्यूट होने लग गए वर्कर के बीच में, अब जगह कम पड़ने लग गई, ठीक है, तो अब जो है मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाते हैं, अब कितना बढ़ाते हैं, मान लो अब बढ़ने लगी 8, ठीक है, 6 से 5वीं यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी वो बढ़ी 8 रुपये एक्स्ट्रा लगे 5वीं यूनिट के। 5वीं यूनिट तक टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 33 + 8 41। सबको समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई अभी तक, ओके। अब छठी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मान लो मार्जिनल कॉस्ट और बढ़ी, क्योंकि अब तो पुअर कोऑर्डिनेशन ही चल रहा है, 12 रुपये हो गई, ठीक है, छठी यूनिट के लिए 12 रुपये एक्स्ट्रा लगे। अब छठी यूनिट तक टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 41 + 12 करो कितना होता है, 52, यही होता है ना, नहीं 53, ठीक है 53, ओके। अब तो समझ ही गए होंगे आप, फिर दोबारा एमसी बढ़ाओ, आप एमसी बढ़ाना ही है और कुछ नहीं करना, ये कर दो 18 अब, ठीक है, ये 4 का इंक्रीज़ हो, अब इसका इंक्रीज़ कर दो 18 का, तो 53 + 18 कितना हो जाएगा, 9 10 11 71, ठीक है। अब बढ़ाओ आप 20 कर दो या 22 कर दो, चलो 20 कर दो, ये कितना हो जाएगा 81 91, ठीक है। अब करो 22 कर दो, अब कितना हो जाएगा ये 3 102 103, ठीक है, 103 रुपये हो गए। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का टेबल, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात, इसको मिटाने दो मुझे। ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका इंक्रीजिंग फेस, सॉरी इंक्रीजिंग फेस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है डिमिनिशिंग, क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया। तो ये बात भी आपको समझ में आती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बढ़ेगा वो बनेगा टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट की टेबल, ठीक है, टोटल कॉस्ट की टेबल बनाते हैं। कौन है यार ये, एक सेकेंड, अरे वहाँ से वो टेबल थोड़ी हिल गई है, कहाँ गई, आएगी यहाँ पे, नहीं आएगी यार, यही दिक्कत हो जाती कभी कभी, छोड़ो। नेक्स्ट टेबल जो बन रही है ना वो टोटल कॉस्ट की बन रही है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है ये, ओके। अब देखो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट में अपने फिक्स्ड कॉस्ट तो दी थी ना, रेंट तो दिया था, तो 10 रुपये थी, ठीक है, 10 रुपये। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉस्ट में, फर्स्ट लेवल ऑफ यूनिट में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 10 + 10 20, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सेकेंड यूनिट ऑफ कॉस्ट में आपने फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 29, ओके। थर्ड यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपये तो दिए और 27 रुपये, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तीसरी यूनिट तक 27 37, 33 + 43 41 51, दिस प्लस दिस कितना होता है 63 81 101 एंड 203, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, ठीक है, ओके। तो सबको समझ में आ गया यहाँ पर, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, अब इसको प्लॉट करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। जब आप इसको प्लॉट करोगे ना तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो क्या हो रहा है यार, ये एक सेकेंड, देखो
ये है आपका वाई एक्सेस, ये है आपका एक्स एक्सेस, ये है वाई, ये है एक्स। यहाँ पे क्या क्या प्लॉट होगा, यहाँ पे आपका प्लॉट होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लॉट होगा, टोटल कॉस्ट प्लॉट होगा और फिक्स्ड कॉस्ट प्लॉट होगा। ठीक है, ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप प्लॉट करोगे। ओके, तो देखो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो 10 रुपये ही था, फिक्स कॉस्ट आपका 10 रुपये ही था ना, तो 10 का डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। हर एक लेवल ऑफ कॉस्ट में आपका जो फिक्स वो था वो 10 रुपये ही तो था, तो वो तो 10 पे कांस्टेंट रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे। वेरिएबल कॉस्ट जो आपका बढ़ेगा ना, उसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होगा। ओके, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में आपका डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। अब ये क्यों हो रहा है डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि आपका प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो यार इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा ना, क्योंकि कॉस्ट कम लग रही है पर यूनिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कम लग रही है। मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में गिर रही थी ना, एम सी इज फॉलिंग। ठीक है, याद है ना टेबल से। ओके, और एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद वो आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। वेरिएबल विल राइज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ आपकी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही, क्यों, क्योंकि आपका एम सी अब राइज हो रहा है, एम सी इज राइजिंग, याद है टेबल से। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन चल रहा है यहाँ पे। ओके, अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो वो यहाँ से होगा, कुछ शेप ऐसी होगी, ऐसा कुछ बनेगा। ये टोटल कॉस्ट है, इसमें क्या क्या ऐड है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाएगा। ठीक है, शेप ऐसे ही होगी। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट फेज़ ऑफ प्रोडक्शन, ये है आपका सेकंड फेज़ ऑफ प्रोडक्शन। दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में बढ़ेगा एट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ तक एमसी फॉल हो रहा था देख लेना टेबल में, वहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फर्म अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन अब तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा तेज़ी से, इंक्रीजिंग रेट से इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि आपने बिल्डिंग का साइज़ तो बढ़ाया नहीं, बिल्डिंग का साइज़ बढ़ाया नहीं, तो वो आप पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से वेरिएबल कॉस्ट तेज़ी से बढ़ेगा आपका। ठीक है, एमसी राइज होगा आपका तेज़ी से। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती हैं। ओके, तो आपका 50% चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आप वो लिखोगे नेक्स्ट पेज में, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहले तो लिखो फिक्स्ड कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सेस, इट इज़, डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा दी ना, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में लिखोगे इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। फर्स्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, diminishing rate due to fall in MC, then it will rise at increasing rate due to rise in MC। ठीक है, ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये है फिक्स्ड कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका लिखोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इट इज़ द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। यही सेम लाइन लिख दोगे, फर्स्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, वही सेम लाइन यहाँ भी चेप दोगे। नेक्स्ट इसमें है एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट नाउ, it is the per unit cost of production यार, it is the per unit
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अब एक यूनिट मान लो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है जितना भी आपका, पर यूनिट एक प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है TC अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, TC अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। निकालते कैसे हैं, देखो टेबल में वापस चलो, ये ऐसे निकालेंगे। कहाँ गई टेबल, यहाँ पे थी, निकालो AC, ठीक है। AC में लिखो, डायरेक्ट निकलवा रहा हूँ, ठीक है। AC थोड़ा सा ऊपर हो जाए यार, थोड़ा सा बस, नहीं हो रहा, छोड़ो। देखो पहले में टोटल कॉस्ट कितनी है 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी, स्टार्टिंग तो होगी इन्फिनिटी से, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्फिनिटी, अब डैश भी लगा लेना, लेकिन वैसे तो 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन आप डैश लगा लेना, ठीक है। सेकेंड फेज़ के लिए 20 अपॉन 1 करोगे तो पहले एवरेज कॉस्ट, एक ही यूनिट जो है वो सारा खर्चा उठा रहा था क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हुआ है अभी, ठीक है, तो 20 वही उठा रहा है। 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जब हुआ तो 29 हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जब 29 हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, अब एक यूनिट में कितना बटेगा कॉस्ट, 29 अपॉन 2, 29 अपॉन 2 इज़ 12.5 ना, 29/2 कितना होता है यार, 28 कितना था, 14.5 होगा यार मेरे ख्याल से, हाँ 14.5, ठीक है। फिर 37/3, अब 37/3 होता है 12.3, ठीक है। फिर आप करोगे 43/4, अब 43/4 43 होगा नहीं, एक सेकेंड, 7 8, हाँ ठीक है, 43/4 कितना होता है, 4 11 4 11 यानी 4 10 40 कर दो इसको, 3 10.7, ठीक है। देखो आपका एवरेज कॉस्ट भी कम हो रहा है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग MC फॉल हो रहा है, MC फॉल हो रहा है मतलब प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। 51 डिवाइडेड बाई 5 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.2 आएगा, है ना, देख लो एक बारी, 5 10 1 0, हाँ 10.2 आएगा। उसके बाद 63 अपॉन 6 कितना हो गई, 10 60, 6 5 30, है ना, हाँ 10.5। अब यहाँ देखो इससे आपका एवरेज कॉस्ट अब बढ़ना स्टार्ट हो गया, देखो 10 पॉइंट, अभी यहाँ तक तो फॉल हो रहा था, इसके बाद आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया, देखो ठीक है। 81 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, सॉरी 81 डिवाइडेड बाई 7 करना ज़रा, 7 11 77, ओके 4 कैरी 11.5 है ना, 11.5, देखो बढ़ रहा है ना, एवरेज कॉस्ट को देखो ध्यान से, उसके बाद करो 101 डिवाइडेड बाई 8 8 1 8, 8 2 16, 8 6 48 ना, हाँ 12.6 करना, 203 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18, 9 3 27, है ना, 9 2 18 और 5 13 पॉइंट समथिंग, 9 5 45, 22.5 ना। देखो यहाँ तक जो था आपका AC बढ़ना स्टार्ट, AC इज़ राइजिंग लिख दूँ, AC इज़ फॉलिंग, वही सेम रीज़न दोगे, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इन द स्टार्टिंग फेज बिकॉज MC इज़ फॉलिंग, देन आफ्टर 6th यूनिट, हाँ 6th यूनिट प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एंड MC इज़ राइजिंग, सो AC इज़ राइजिंग, ठीक है, क्योंकि पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना लास्ट के फेज़ में। देख लो भाई, तो आपको ये बात तो समझ में आती है कि जो भी आपका AC का डायग्राम बनेगा, AC का जो भी डायग्राम बनेगा आपका वो ऐसा कुछ बनेगा, यार ये क्यों आ जाता है बार बार, ये Y एक्सेस देखो आपको प्लॉट करना है, ठीक है, प्लॉट करोगे ना तो आपको AC का डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आपका AC का डायग्राम होगा, ध्यान है ना, पहले फॉल हो रहा था फिर राइज हो रहा है,
ओके अब इसके साथ आपको किसका डायग्राम बनाना है, इसके साथ आपको बनाना है एमसी का डायग्राम। वापस चलो टेबल पे, मैं आपको टेबल से समझाता हूँ पहले थोड़ा। ये टेबल देखो, एमसी को देखो, उसके साथ एमसी और एसी का रिलेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, क्योंकि एमसी भी स्टार्टिंग में देखो फॉल हो रहा है 10 से 9, 9 से 8, 8 से 6, 6 से फिर अब यहाँ से 4th यूनिट के बाद एमसी बढ़ने लग गया। ठीक है, एमसी बढ़ने लग गया, लेकिन एसी कहाँ तक फॉल हो रहा है, यह देखो आप, एसी जो आपका फॉल हो रहा है ना वो 6th यूनिट 5th यूनिट तक हो रहा है। एसी को देखो, एसी आपका फॉल 5th यूनिट तक हो रहा है, लेकिन आपका एमसी कहाँ से चढ़ने लग गया था, 4th यूनिट तक फॉल हुआ था, उसके बाद एमसी 6 से 8 होने लग गया, लेकिन एसी अभी भी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है एट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट आपका एमसी बढ़ने लग जाता है, कि एमसी बढ़ने लग स्टार्ट हो गया, 6 से 8 होना स्टार्ट हो गया, लेकिन एसी अभी भी फॉल हो रहा है। देखो 10.7 से 10.2। ठीक है, तो दोनों का नेचर सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन एमसी पहले राइज होने लग जाएगा एसी से, एसी भी राइज होगा लेकिन एमसी पहले होने लग जाएगा, एसी बाद में होगा। ठीक है, बस यही चीज़ आपको बतानी थी। और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें आपका एमसी, मैंने आपको बताया ना एमसी पहले राइज होने लग गया, ऐसा कुछ कट करके जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। सो ये है आपका एसी एमसी का डायग्राम। ठीक है, तो ये है एमसी का 4th यूनिट जहाँ से वो राइज होना स्टार्ट हो गया था, और एसी कहाँ से राइज होना स्टार्ट हो गया था, 5th यूनिट से ना, हाँ 5th यूनिट से, यही मैं आपको बता रहा था वहाँ पे 5th यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे एमसी और एसी प्लॉट होगा, और इसका अब वो कैसे लिखोगे आप, रिलेशन, अब ये आएगा एग्ज़ाम में, पक्की बात है, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। ठीक है, देखो रिलेशन कैसे पूछेंगे आपसे, व्हेन एसी फॉल्स, देखो एसी को देखो, ब्लैक वाली लाइन को, एसी फॉल्स एमसी इज़ लेस देन एसी। ठीक है, देखो एमसी का जो ग्राफ है वो एसी से नीचे है ना, क्योंकि एसी का ग्राफ ऊपर है ना। एसी की वैल्यूज़ देखो यार, आप टेबल में चलो वापस, ये देखो एसी की वैल्यूज़ ज़्यादा है ना स्टार्टिंग में, 4th यूनिट तक देखो 10, 20, 14.5, 12.3, लेकिन एमसी की यूनिट देखो 10, 9, 8, तो एमसी का जो ग्राफ है वो नीचे बढ़ेगा एसी से। ठीक है, उसके बाद देख लो, उसके बाद देखो देखो देखो, उसके बाद 6th यूनिट से देखो आप, 6th यूनिट से एमसी ऊपर चला जाएगा एसी से, क्योंकि देखो एमसी की वैल्यूज़ देखो 12, 18, 20, 22, लेकिन एसी की वैल्यूज़ देखो 10.5, 11.5, कम है ना, एमसी से कम है ना, तो एसी का डायग्राम बाद में नीचे हो जाएगा। डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू देखो 12, 18 पहुंच रही है, और यहाँ देखो ये 10.5, 11.5, इसलिए वो नीचे है। तो व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज़ लेस देन एसी। ठीक है, व्हेन, सेकेंड लिखोगे व्हेन, इसको पूरा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है, व्हेन एसी इज़ राइजिंग, या तो ना ऐसे इसकी एक और लाइन लिख लो, कॉमा करके लिखना, थोड़ा ना मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे आपको। एमसी फॉल्स फास्टर देन एनसी, एमसी फॉल्स फास्टर देन एसी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे, थोड़ा साइड में मिलेगा मुझे जगह, सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, डायग्राम को बिगाड़ना ठीक नहीं है। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, व्हेन एसी राइजेस, व्हेन एसी राइजेस एमसी राइजेस, एमसी इज ग्रेटर देन एसी, इट मीन्स एमसी राइजेस फास्टर देन एसी, राइजेस फास्टर देन एसी। देखा ना आपने वैल्यूज़ देखा, 12, 18, 20 पहुंच गई थी एमसी की वैल्यू, लेकिन एसी की वही 11.5, 10 ऐसी कुछ थी। ठीक है, कम थी, मतलब देख लेना आप टेबल में। फिर आप लिखोगे एमसी कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट, एट इट्स लोएस्ट। देख लो डायग्राम में, देखो जहाँ एमसी एसी को कट करेगा वो उसका एसी का लोएस्ट पॉइंट होगा। एमसी जहाँ भी एसी को कट करेगा वो एसी का लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ कहाँ गया, हाँ फोर्थ लास्ट, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एमसी starts rising before AC even when AC is falling, even when AC is falling, even when AC is falling। देख लो डायग्राम में, देखो यहाँ पे कि आपका
MC तो राइज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी AC फॉल हो रहा है। देखो इन दोनों को देखो, AC अभी भी फॉल हो रहा है, लेकिन MC राइज होना स्टार्ट हो गया। वही लिखा है मैंने 4th पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। ओके, ठीक है, ये 100% एग्जाम में आने वाला है। सेम नेचर आप लिखोगे MCN AVC का भी, क्योंकि दोनों का डायग्राम जो है ना वो सेम बनेगा। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बन के ही दिखा देता हूँ। डायग्राम ऑफ AVC, देखो यहाँ से AVC का डायग्राम ऐसा बनेगा, AC का डायग्राम उससे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट था। ठीक है, तो एवरेज भी वैसे ही होगा। एवरेज कॉस्ट और एवरेज देखो ना, यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट क्या था आपका? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट था। ठीक है, यही था ना आपका टोटल कॉस्ट। ओके, अब अगर मैं इनको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएंगे? AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ठीक है, तो अभी भी AC ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस है इस तरफ, तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो AFC की वैल्यू निकल जाएगी। तो AAC और AVC का डिफरेंस जो है वो क्या है? इन दोनों का डिफरेंस AFC तो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ठीक है, तो इसका डायग्राम भी देखो ऐसा ही बनेगा। ये नीचे किसका डायग्राम है? AVC का डायग्राम है, AVC का। ठीक है, और ये ऊपर AC का डायग्राम है। AC और AVC का डायग्राम जो है वो सेम नेचर का बनता है बस, और AC का डायग्राम थोड़ा ऊपर बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। मैं निकाल के दिखाता हूँ भी आपको। देखो AFC भी निकालते हैं, टेबल चलते हैं वापस, ये रही टेबल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाना पड़ेगा, और यहाँ शायद आपको ना दिखे। थोड़ी सी जगह दे दे भाई, थैंक यू। तू भी दे दे ऊपर से, थैंक्स भाई। ओके, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं वापस। कहाँ गई? अब हम करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लग जा, चलो लग गया। ठीक है, अब निकालो आप क्या? अबे देखो, अब हम निकालेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये कैसे निकलेगा? FC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट को देखो 10 10 10 है। फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में भी आपको देनी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में तो इन्फिनिटी। 10 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, 10 अपॉन 1 इज़ 10। ठीक है, 10 अपॉन 2 इज़ 5। ठीक है, 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 कितना होता है? 3.3। हाँ, फिर 10 अपॉन 4 कितना होता है यार? 2.5। यस, 10 अपॉन 5 इज़ 2। 10 अपॉन 6 कितना होता है? ये करना पड़ेगा भाई, इतना भी मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, थोड़ा मैं मैथ्स में वीक हूँ यार। 1.6। ठीक है, फिर करोगे आप 10, सही कराए ना भाई? 6 6 36। हाँ ठीक है, 10/7। 10/7 कितना होता है? 7 1 7, 3.0, 1.4। 10/8, 8 1 8, 2.0, 1.2। 10.9, 9 1 9, 1.1 है ना? हाँ 1.1। देखो आपने एक चीज़ गौर की कि AFC जो है फॉल तो हो रहा है, वो फॉल होए जा रहा है, लेकिन ज़ीरो होने का नाम नहीं लेगा। ये ज़ीरो होगा ही नहीं, ये फॉल तो होगा लेकिन 0.0 समथिंग, कुछ ना कुछ ज़ीरो के पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कैन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बी ज़ीरो? कैन इट एवर हैपन दैट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बिकम ज़ीरो? नो। इसका आंसर आप लिखोगे नो, बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैनॉट बी जीरो, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कैनॉट बी जीरो। रेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप प्रोड्यूस करो ना करो। आपने अगर किसी की बिल्डिंग ली है तो उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा आपको, जो फिक्स रहेगा। ठीक है, वरना वो आपको उठा लेगा। ओके, तो
आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर करी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में तो ऊपर था, लेकिन कम होते 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 इतना कम हो गया 1 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं, तो ग्राफ नीचे बनेगा उसका। वैल्यूज़ देख लो उसकी कितनी कम आ रही थी, तो ग्राफ नीचे बनेगा। एवरेज फिक्स कम होता चला जाएगा, चलो होता जाएगा, एक्स एक्सेस के पास तो जाएगा, एक्स एक्सेस के पास तो जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। इसको टच मत करा देना भाई एक्स एक्सेस से, क्योंकि ये 0.00 समथिंग कुछ वैल्यू रहेगी इसकी, 0 और 1 के बीच में रहेगा, चाहे आप जितना भी प्रोड्यूस कर लो, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ, कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट बी 0। क्यों रो रहा है बच्चा, मतलब आई हेट किड्स। कैन एवरेज फिक्स कॉस्ट बी 0? नो, बिकॉज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0। कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब निकालो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो मैंने आपका डायग्राम बनवा तो दिया, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलवाया नहीं। सेम निकलेगा, सेम नेचर का निकलेगा, बस आपका क्या होगा वहाँ पे चेंज, थोड़ी वैल्यू AC से कम आएगी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो आप निकाल ही सकते हो भाई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ो, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग में तो 0, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 क्योंकि 0 लेवल प्रोडक्शन है। 1 यूनिट में 10 है, 10 रुपये लगा है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, 10/1 दैट इज़ 10। ठीक है, नेक्स्ट में 19/2। ठीक है, निकाल लेना भाई वैल्यू। 19/2 कितना होता है आपका, 9.5 है ना। हाँ, फिर आएगा आपका 27/3, 9। फिर हो ये वेरिएबल कॉस्ट को देखो यार, 33/4, 33/4 करो। 4 1 4, 4 7 28, 4 8 32, 1.0, 4 8.2। ठीक है, फिर आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट 41/5, 8.2 है ना, 8.2 ही रहेगा। एवरेज कॉस्ट 41 डिवाइडेड बाय 5 करना है यार ज़रा, 5 8 40, 1.02, हाँ 8.2, अभी भी 8.2 है। ठीक है, मतलब फॉल ही हो रहा है, देखो ना फॉल हो रहा है। 10 9.5 9, 8.2 8.2। ठीक है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ये मेरे ख्याल से 53/6। देखना ज़रा, 6 है ना, 53/6, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48। अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो चढ़ेगा। 50 करना ज़रा, 8 5 13, 5 0.0, 8 6 48, हाँ 8.6 देखो बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, 8.6 हो गया देखो 8.2 से, अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है। वही डायग्राम से याद आ रहा होगा आपको। ओके, 8.6 से फिर दोबारा ये चढ़ना स्टार्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट 71 डिवाइडेड बाय 7 है नहीं, हाँ करो उसको, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 नहीं 10.1। ओके, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। हाँ विजिबल हो ही रहा होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो यार, इस बार 91 डिवाइडेड बाय 8 करना है, 2 ही बचे हैं बस, कर लो जल्दी से। 8 1 8, 8 2 8 1 8, 8 3 24, 11.3। लास्ट 103 डिवाइडेड बाय 9, 103 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, 9 2 89, 1 9, 4.0, 9 5 45, 9 4 36, 11.4। देखो AVC को देखो, AVC पहले कम हो रहा था, फॉल, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया 8.2 के बाद। अब 8.2 के बाद बढ़ना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी AC से कम है। देखो ये रही, देखो AC की वैल्यू देखो 10.2 है, यहाँ पे 8.2 है, 10.5 AC है, 8.6 है, 11.5 AC है, 10.1 है AVC, 12.6 AC है, 11.3 है AVC, 22.5 है AC और 11.4 है AC। तो देखो AVC जो है AC से कम है ना, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन AC ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और AVC कम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब AC ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर होगा और AVC का ग्राफ थोड़ा नीचे होगा उससे। ठीक है, वही तो बनाया था मैंने आपको। देखो यहाँ पे कहाँ गया वो पेज, ये रहा, हाँ देखो AVC का ग्राफ नीचे है, ये है AVC का ग्राफ, AC का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, बता दिया, दोनों का नेचर सेम है। AFC, ये AFC का ग्राफ जो है ये फॉल ही हो रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ फॉल हो रहा है, ये AFC का ग्राफ है।
AFC का ग्राफ फॉल हो रहा है बिकॉज आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो एंड AFC विल कॉन्टीन्यूसली फॉल, ठीक है भाई, कॉन्टीन्यूसली फॉल होता रहेगा AFC, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो एवर, ओके। तो ये है आपका सब कुछ लेखा जोखा AC AVC। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC होता है ना। देखो इन दोनों का बीच का डिफरेंस ना AFC बनेगा, देख लो मैं दिखाता हूँ आपको टेबल में। चलो वापस, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखो टेबल में देखोगे आप तो ये रहा आपका AVC, ये रहा आपका AC और AFC देखो 3.3। जब आप 3.3 में 9 करोगे, देखो AFC प्लस AVC करोगे तो आपको 12.3 नहीं मिलेगा, देख लो, वही तो मैं लिख रहा था, AFC प्लस AVC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये टेबल क्या रटनी पड़ेगी? नहीं रटनी पड़ेगी भाई, मैं बताता हूँ सिंपल ट्रिक है टेबल बनाने की। सबसे पहले आप FC मान लोगे, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट अपनी मर्जी से मानना, जो मानना है। मैंने 10 माना है, आप 5, 15, 20, लेकिन उसको फिक्स रखना। उसके बाद आप बनाओगे, सेकेंड कॉलम बनेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट का, MC का। मार्जिनल कॉस्ट को पहले गिराना फिर बढ़ाना, एक 5 यूनिट या 4 यूनिट तक उसको गिराना फिर बढ़ाना स्टार्ट कर देना। देखो 10, 9, 8, 6 तक मैंने गिराया, 4 यूनिट तक, 4 यूनिट के बाद 8, 12, 18, 20, 22 अपनी मर्जी से बढ़ा देना, लेकिन पहले गिराना फिर बढ़ाना। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालना। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? सबको प्लस करके निकालोगे। देखो 10 + 9 19, 19 + 8 17, 17 20 सॉरी 19 + 8 27, 27 + 6 33। एक सेकेंड, 2 मिनट में करता हूँ। देखो 33 + 8 41, राइट। 41 + 12 53, 53 + 18 71, 71 + 20 91 एंड 91 + 22 103। समझ में आती है इतनी बात सबको, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का जैसे ही आपका कॉलम बनेगा MC के बाद, सबको प्लस करने के बाद, उसके बाद TC का कॉलम बनेगा। TC कैसे निकालोगे? FC प्लस वेरिएबल कॉस्ट। TC कैसे निकालोगे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखो 10, 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 19 29, ऐसे करते करते FC प्लस VC को प्लस करते जाओगे। फिर AC, TC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, AFC, FC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स और AVC वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, करते करते बना लोगे। फिर इसको डायग्राम में प्लॉट करोगे और ये सब आपको रटना है। रटना क्या है? डायग्राम में देख देख के कर देना। ये रिलेशन बिटवीन AC एंड MC 100% इन एग्जाम। इसका दूसरा वाला पार्ट कहाँ गया? इसके बाद हाँ ये रहा, ये 100% इन एग्जाम आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने आपको लिखवा ले, 5 पहला पॉइंट उस पेज में था, ओके। उसके बाद ये डायग्राम, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको कि क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो एवर, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। तो ये सारी इक्वेशन याद रखनी है आपको, सबकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन, एवरेज, इन सब की डेफिनेशन नहीं बताई। लिखो फिर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन बता तो दी थी। इट इज़ द, और आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और MC का रिलेशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे बच्चे? देखो यहाँ पे ये रहा AVC, ये रहा AVC, ये रहा आपका MC, ठीक है। जो सेम रिलेशन आपने AC एंड MC में लिखा, वही सेम रिलेशन MC एंड AVC में भी लिखोगे कि व्हेन AVC फॉल्स MC इज लेस देन AVC, व्हेन AVC rises MC is greater than AVC, MC cuts AVC at its lowest and MC starts rising even when AVC is falling। समझ गए? सब कुछ समझ में आ गया आपको? अब जो छोटी मोटी डेफिनेशन रहती है, क्या रहती है? अब कुछ नहीं रहता यार। AFC पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, यानी FC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, AVC पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट,
वी सी अपॉन एन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वाई अबे एम सी एंड ए सी कर्व इज़ यू शेप्ड। देखो मैंने आपको जो ग्राफ बनाया वो ऐसा बनाया ना, ये ए सी का ग्राफ था और यही एम सी का भी ग्राफ था। देख रहे हो आप दोनों का ग्राफ जो है वो यू शेप है, देख रहे हो। ठीक है, ये यू शेप क्यों ग्राफ है, इन अ वे यू शेप ही तो है। ठीक है, यू शेप क्यों ग्राफ है, मतलब आप ये क्यों कह रहे हो कि पहले ए सी और एम सी फॉल होंगे उसके बाद वो चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों होगा, इसका आंसर आप लिखोगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो आपने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है। ठीक है, इनिशियली टिल अ सर्टेन आउटपुट MC and AC will fall because प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है ना, टेलर सर्टेन आउटपुट, आपका आउटपुट तेजी से इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्कर्स, फर्दर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। जो फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी वर्कर्स का, बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो क्राउडेड होने लग जाएगा तो वो वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, उनका डिस्प्यूट बढ़ने लग जाएगा। वो बिल्डिंग मांगे, वो लोग कहेंगे कि यार हमें ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग लो, लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा कि वो ढंग से काम नहीं करेंगे। अब जो काम वो पहले 4 घंटे में कर रहे थे अब वो 10 घंटे लगा देंगे, तो आपके 10 घंटे की कॉस्ट पड़ जाएगी ना भाई, उतना आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे आप। इनिशियली टिल अ सर्टेन आउटपुट एमसी एंड एमसी विल फॉल बिकॉज प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट at an increasing rate due to better coordination between workers, better coordination between factors। लिखो आप coordination between factors में सब कुछ आ गए, and fuller utilization of the fixed factor। जो बिल्डिंग है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है, fuller utilization of fixed factors। ठीक है, ये लिखोगे आप। उसके बाद लिखोगे आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट AC and MC will start rising because production will increase at diminishing rate, second phase of production, and due to poor coordination between factors, so AC and MC curve is U shaped due to लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या कहते थे उसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही तो कहते थे, याद होगा। ये लिखोगे तो 5 मार्क्स पक्के। डन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस वीडियो को कर जाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, और कर लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट आता है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उसमें आप व्हाट्सएप करो अपना डाउट। थैंक यू सो मच।